वालेकुम अस्सलाम दिशान भाई। और इससे हम जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट को देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम शायद आज एडवांस जावास्क्रिप्ट को देखें और फिर उसके फौरन बाद हम रिएक्ट को बहुत तेज़ी से कवर करेंगे। रिएक्ट की वीडियोस मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी वीडियो शायद रिकॉर्ड हो रही है पोर्टल पे, थोड़ा में आपके पास मिल जाएंगी। फिलहाल ये लाइव वीडियोस हैं, ये देख लें आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब सॉरी लाइव सेशन ये देख लें आप, बट आई एम नॉट श्योर। मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड भी है, आपके पास थोड़े दिनों में मिल जाएंगे आपको। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं कि रिएक्ट क्या है? आप में से कितने स्टूडेंट्स रिएक्ट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं? शान शाहजहां, आपका कोई सवाल है तो आप पोस्ट कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, वरना चैट पे जवाब दे दें। आपका हैंड मैं लोअर कर रहा हूँ। कोड टू डू लैपटॉप बहुत होगा 8 GB रैम के साथ। अच्छा, और आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं कि एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या है, ES6 क्या है? सुफियान, मार्केट वर्थ क्या है रिएक्ट की? इसके लिए तो आपको गूगल करना पड़ेगा। आप इस लेवल पर हैं कि आप गूगल करें और आपको इसका जवाब आराम से मिल जाएगा कि इसकी क्या वर्थ है। हम इंशाल्लाह ताला 4-5 क्लासेस में कवर करेंगे रिएक्ट को। सर वो नो अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम अफसा। अब मुझे एक चीज़ सर, प्लीज कंटिन्यू ऑडिशन एज बिगनर ऑफ रिएक्ट, सो प्लीज स्टार्ट। डेफिनेटली आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और इसीलिए मैं सबसे पहले सवालात कर रहा हूँ ताकि मुझे क्लास का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप लोग ऑन साइड तो है नहीं, ऑन साइड होते हैं तो काफ़ी सारे फेस एक्सप्रेशंस देख के अंदाजा हो जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन साइड क्लासेस भी PIC की पढ़ा चुका हूँ 400 स्टूडेंट्स की एट अ टाइम। अच्छा वाला नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे कवर करेंगे, सीख लेंगे। अच्छा, और ठीक है ख्वाजा सर, रिएक्ट हैं लेकिन हम रिएक्ट ही क्यों क्यों पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे? आप लिखना चाहते हैं कि रिएक्ट ही कुछ पढ़ेंगे? सर काइंडली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। डेफिनेटली आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जो आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल है ना, वो तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आप थोड़ा सा आ जाते हैं ओवरव्यू के ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाएगा, बातें हो जाएंगी, लेकिन मेरे साथ बर्दाश्त कर ले तो आप लोगों को फायदा देंगी। अच्छा, पहली बात ये कि रिएक्ट बनाई किसने, ये कौन बता सकता है मुझे? और फेसबुक ने रिएक्ट को कब लॉन्च किया था? दो 2009 या 2013, May 29। आतिफ गफूर, मुझे प्राइवेट मैसेज नहीं, चैट में ही कर देना सारा मैसेज, जर्नल में एवरीवन के साथ, ठीक है? अच्छा,
रिएक्ट बेसिकली है क्या? आवाज तो कम नहीं है भाई, आवाज आप सब लोगों को सही आ रही है? आवाज तो मैंने अच्छी खासी ओपन की हुई है। ठीक है, रिएक्ट बेसिकली है क्या? अब जरा रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं ताकि आसानी हो, आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड रहें। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को? ठीक है, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है आज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस मतलब जो आप यूआई क्रिएट करते हैं, यूजर इंटरफेस बनाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ये रिएक्ट है। अच्छा, ये बनाई किसने? ये बनाई है भाई फेसबुक ने। ठीक है, क्यों बनाई थी? अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, फिर इन्होंने इसको पब्लिक भी किया और ये ओपन सोर्स है। आप में से ये आपके रिएक्ट की बुक, आपके रिएक्ट का मटेरियल, ये सब कुछ आपके पोर्टल पे मौजूद है, वहां पे आके देख सकते हैं। अभी प्लीज क्लास पे कंसीडर करें और यहाँ देखें कि कैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, मैं रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिएक्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। अच्छा, एक लाइब्रेरी होते हैं और एक होता है आपके पास देखें मैं भूल गया, फ्रेमवर्क होता है आपके पास। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में ये होता है कि एवरीथिंग उसके अंदर सब कुछ शामिल होती है। लाइब्रेरी के अंदर होता है कि एक लाइब्रेरी है, मुख्तलिफ पैकेजेस इसके अंदर भी होंगे, छोटे छोटे पैकेजेस होंगे, और आपको मजीद कोई फंक्शनलिटीज ऐड करनी है तो मुख्तलिफ पैकेजेस या मॉड्यूल्स आपको इसमें मजीद इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि आपको अलिफ से लेके ये तक सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी फॉर लूप चलाना शुरू किए थे, आप सब लोगों ने फॉर लूप चलाया है। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग बताते थे कि फॉर लूप हमारा इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथ इसकी होगी और इंक्रीमेंट इतना करेगा और ये काम करेगा। लेकिन इसमें एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी आती है। वो ये होती है कि बेसिकली हम बता दें कि आपने ये काम करना है और हम कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से वो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट उसको अंडरस्टैंड करती है, वो हमारे लिए करके दे देती है। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट बेस्ड का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन ऊपर इस जगह पे, ये आपका हेडर भी हो सकता है, ये आपकी यूआई भी हो सकती है, वो सॉरी आपकी नेव भी हो सकती है, मतलब नेविगेशन बार जो होती है। रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है ये गूगल कर ले, 2 मिनट की बात आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। इट इज वेरी सिंपल। और ये आपके पास एक ये इसको देखें आप, ये आपके पास एक नेविगेशन है। ठीक है, नेविगेशन बार है जिसमें आपके पास एक लोगो है, कुछ नेविगेशन के लिंक्स हैं, सर्च बार है और उसके वर्जन्स वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला जो आपका सेक्शन पूरा बना हुआ है, रिएक्ट आपको अलाउ ये करता है कि ये काम आप एचटीएमएल सीएसएस से भी कर सकते हैं। आप लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस वेबसाइट बनाई होंगी, कोर्सेज देखे होंगे, आपको अंदाजा हो गया होगा ऑनलाइन पोर्टल पे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इसकी एक दफा अपना कोड लिख के रख दें अपने सिस्टम में, आपको जहां जहां आपको जरूरत हो उस प्रोजेक्ट में जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको बस एक दफा कॉल करें और ये इस तरीके से यूआई आपको दोबारा क्रिएट करके दे देगी रिएक्ट। ठीक है, लर्न वंस राइट एनीवेयर, इसका मतलब ये है कि एक दफा सीखें और लिखें जगह जगह पे। इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि एक दफा सीखेंगे आप रिएक्ट, तो इसका फायदा ये है कि एक तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया कि एक नेविगेशन बार कंपोनेंट हो सकता है। देखें अभी एक बॉक्स आ रहा है बना हुआ, इस बॉक्स में क्या एक हेडिंग है, ठीक है, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है, तो ये हम इसका एक कंपोनेंट बना सकते हैं। उस कंपोनेंट को जितनी मल्टीपल टाइम्स हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, ये इसी तरीके से हमारे यूआई क्रिएट करके दे देगा, क्योंकि इस पे सीएसएस ऑलरेडी अप्लाइड होगी। ठीक है, हाय अब्दुल्ला, हाउ आर यू डूइंग? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लर्न वंस राइट एनीवेयर का मतलब है वी डोंट मेक assumptions about the rest of your technology stack, so you can develop new features in React without rewriting existing code। मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है आप उसके साथ भी लिख सकते हैं। रिएक्ट में अब बहुत सारी चेंजेस आई थी, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम कोर पे फोकस करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली होता है क्या है कि रिएक्ट आपको प्रोवाइड करती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, कि आप बता देंगे ये काम करना है, रिएक्ट आपके भी लिए खुद कर देती है। कंपोनेंट बेस्ड है, मतलब आप हर चीज के छोटी छोटी यूआई के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। और हसन उमर को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा
ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये काम करती है। और स्टेटफुल स्टेटलेस हम बहुत बाद में देखेंगे, एप्लीकेशन क्या होती है ये भी बाद में देखेंगे, एक्सटर्नल प्लगइन्स वगैरह अब हम ये भी बाद में देखेंगे। ये आपके पास एक कंपोनेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एक कंपोनेंट बना हुआ है जो यूआई रिटर्न कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, बल्कि ये देख लें वेरी सिंपल, ये आपका एक कंपोनेंट है बना हुआ जो आपकी यूआई रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये आपकी रिएक्ट की छोटी सी, अच्छा रिएक्ट है क्या, और रिएक्ट क्या है, आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ही HTML के पेज होगा टोटल आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर मुख्तलिफ व्यूज होंगे, चेंज होंगे। अब रिएक्ट क्या कर रही होगी, जावास्क्रिप्ट की मदद से। देखिए मैं डॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहां आप नोटिस कीजिएगा ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा, इसका व्यू चेंज होगा सिर्फ, आप देखिएगा, ये देख लें। बात समझ में आई? ठीक है, ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा ट्राई रिएक्ट, ये देखें ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये व्यूज चेंज कर रहा है। ये सेम पेज पे खड़ा हुआ है और रिएक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए आपके व्यूज चेंज करेगा। इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन मजीद फास्ट हो जाती है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह एफिशिएंटली काम करती है। और अगर आप दूसरी वेबसाइट देखें जो आप पेज रिलोड करती हैं बार बार, वो जो पेज रिलोड कर रही होती है वो सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही होती है। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आप डॉक्स पे क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर से डेटा आता है, फिर डॉक का डेटा आपको दिखता है यहाँ पे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो रिएक्ट क्या काम करती है कि जब आप रिएक्ट की वेबसाइट आप खोलते हैं अपने सिस्टम पे, तो यूजुअली जो आपकी कोर रिएक्ट पे बनी हुई हो, तो वो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी आपके ब्राउजर पे लोड हो जाती है पूरी। ठीक है, तो वो क्या करता है बेसिकली, हम जब क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ व्यूज चेंज कर रहा है। ये देखें सारे सिर्फ के व्यूज हैं, या आपके जो व्यूज हैं वो चेंज कर रहा है सारे, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्ट है। डिक्लेरेटिव आपको समझ में आ गई, इंपेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव आप लिख लें, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो सर्च कर लें, 2 मिनट लगेंगे 3 मिनट लगेंगे, आप समझ जाएंगे। अच्छा, कंपोनेंट बेस समझ में आ गई। ये एक बटन है गेट स्टार्टेड का, ये एक बटन हम रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं और हम इसको जितनी मर्तबा चाहे जहां जहां यूआई में यूज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका फायदा है कंपोनेंट बेस का, कि हम जहां पे चाहे हम क्या करेंगे, डेफिनेटली जब हम इसको यूज करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका टेक्स्ट पास करेंगे कि भाई गेट स्टार्टेड इस बटन का नाम होगा, कलर बता देंगे, और ये बटन आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जहां पे आप लिखेंगे। तो आपने कोड एक दफा लिखा, आप इस्तेमाल जगह जगह करें। रिएक्ट सीखने का एक और फायदा, इस वक्त इन डिमांड है, अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी इन डिमांड है रिएक्ट। ठीक है, मैं खुद भी रिएक्ट का डेवलपर हूं, मैं पॉलीकेड में काम करता हूं। अगर किसी को नहीं पता पॉलीकेड क्या है तो मैं दिखा देता हूं। पॉलीकेड आपको थोड़ा सा अंदाजा तो होना कि मैं करता क्या हूँ। ये गेम्स कंसोल है हमारे, ये वाली मशीन जो आर्केड गेम्स में गए होंगे आप लोग, मुख्तलिफ वॉल्स में आर्केड गेम्स की मशीन जो लगी हुई होती हैं, इसकी प्रोग्रामिंग मैं करता हूँ रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, और ये जो कंपनी पॉलीकेड आप देख रहे हैं, ये अटारी गेम जिसने बनाया था, ये इनके वालिद साहब थे, इनके बेटे हैं टायलर बशनल, इनकी कंपनी है। ठीक है, और सुफियान कुछ भी आप भी खुद कुछ कर लिया करें, थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ लेकिन अप टू डेट रहा करें। रिएक्ट की रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है भाई। ठीक है, आपको पोर्टल पे कुछ अर्से में वीडियोस मिल जाएंगी रिएक्ट की। तो ये आपके पास रिएक्ट है। अब रिएक्ट का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब वापस चलते हैं हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ कि एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, लेकिन एडवांस जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आप में से कितने लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर? जी, वो वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं, प्योर ऑब्जेक्ट्स जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं वो क्या होते हैं? Objects are key value pair, collection of properties, definitely. Basically, it's a collection. Objects क्या है आप लोगों के पास? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये रहा। ठीक है, अब रियल लाइफ में आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। कार है, ठीक है, कार इटसेल्फ है, कार है, लेकिन अक्सर इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और फीचर्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो आपके पास कार डॉट नेम है, ठीक है,
कार का नाम, ठीक है, ये कार है सिंपल, उसका मॉडल हो सकता है, इज इट लर्न फ्रॉम वेबसाइट और बुक। एडवांस जावास्क्रिप्ट की मैं तो ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं देखी, तो हम इसको वेबसाइट से ही पढ़ते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक्स वगैरह जो होते हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपके पास कार है, डॉट लगा के नेम लिख रहे हैं, मतलब कार का नाम फीएट, कार का मॉडल, कार का वेट, कलर, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्ट्रिंग होंगी, बूलियन होंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में ये कि आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई मेथड मौजूद है, अगर आपने कोई फंक्शन लिख दिया है तो इसका मतलब फिर वो मेथड कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं। हम ऊप पे नहीं जा रहे भाई, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स ऊप। तो ये आपके पास ये प्रॉपर्टीज है, ये देख लें, आपके पास वाइट होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, ये नंबर होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास आपने कुछ मेथड्स लिख दिए हैं, लिखे हुए आपको नजर नहीं आ रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम गोना टेल यू। तो ये आपके पास ये मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आपने फंक्शन लिख दिया तो आपके मेथड्स कहलाते हैं। ऑल गुड, ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें, तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स लिखने का तरीका क्या है? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट्स लिखने का तरीका ये है कि आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। पर्सनल मैसेज मुझे किसने किया है? हाँ बिल्कुल। तो आपके पास क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक की है और ये इसकी एक वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी की है, ये इसकी वैल्यू है। तो हम कहते हैं ये की, सॉरी, ये की और ये वैल्यू और ये मिला के बनता है की वैल्यू पेयर। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, आप की वैल्यू पेयर्स मुख्तलिफ बना सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये भी कलेक्शन की टाइप है कि आपका डेटा कलेक्ट करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इसमें आपके पास इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। जैसे आपके पास एरेज में इंडेक्स होते थे, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप कलर लिखें तो आपको कलर पहले भी नजर आए, और आप इसको इस तरीके से आइटरेट भी नहीं कर सकते जैसे आपने फॉर लूप पे यूजुअली आप आगे जाने तो हम देखेंगे, इसको फिलहाल अभी स्किप कर देते हैं। द वैल्यूज आर रिटर्न नेम वैल्यू पेयर्स एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। आपकी जो वैल्यू सेपरेट होती है वो कॉलन से होती है। तो और ये आपकी की है, आपने की लिखी, कॉलन लगाया और ये आपने वैल्यू लिख दी। अभी हम इसके एग्जांपल पे जाएंगे। अच्छा, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट लिटरल, मतलब आप ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखते हैं, आप की वैल्यू पेयर की शक्ल में लिखते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। और ये एक तरीके से और लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये बताएं मुझे, ये जो लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इज देयर एनी डिफरेंस? ये दोनों सेम है? बेसिकली ये थोड़ी सी फॉर्मेशन का फर्क है, मतलब फॉर्मेटिंग में भी इन्होंने एक लाइन में लिखा है, ये कोई डेवलपर साहब होंगे बेचारे, इन्होंने एक लाइन में लिखना पसंद करते होंगे। ये कोई मुझ जैसा डेवलपर होगा जो एक एक लाइन में लिखना पसंद करता होगा साफ सुथरा। तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने के तरीके का फर्क है। मतलब उन्होंने इंडेंटेशन का और उसका फॉर्मेट का फर्क है बस, बाकी काम एक ही हुआ। ये देख लें, यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है। मजे की बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओपन किया, क्लोज किया, उसके बाद की और ये वैल्यू, की वैल्यू के दरमियान कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, डेफिनेटली इंप्रूव रीडेबिलिटी। इसके अलावा कॉमा लगा के अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी देंगे, कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। डॉट नोटेशन में क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट नेम,
ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम आपका जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, पर्सन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आपका पर्सन है और डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी का नाम। अब पर्सन डॉट फर्स्ट नेम अगर हम करेंगे तो हमारे पास जॉन रिटर्न हो जाएगा। ठीक, हमेशा रखिएगा हम की को एक्सेस करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम की को एक्सेस करेंगे, हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट की आई कलर एक्सेस करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट आई कलर, पहला तरीका। ये है डॉट नोटेशन। अब हमारे पास है ब्रैकेट नोटेशन। ऑब्जेक्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए, क्लोज किए, और स्ट्रिंग के अंदर आप वो की पास कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर वो आप की पास कर देंगे तो इसका मतलब भी सेम ही है, ये आपकी जो भी आप पास करेंगे वो डेटा आपको उठा के लाके दे देगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो यहां पे आपने देखा होगा फर्स्ट नेम स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ, जबकि ये है तो इटसेल्फ एक स्ट्रिंग, क्यों नहीं लिखा हुआ, कोई बता सकता है? की तो है, सबको पता है, लेकिन क्यों है स्ट्रिंग में, क्यों नहीं है, ये बताएं। नेम ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन क्यों है? डेफिनेटली जीशान का जवाब, सवाल में जवाब है इनका कि ये बाय डिफॉल्ट आप डबल कोड या सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो होता है आपका, ये हमेशा जावास्क्रिप्ट जो बिहाइंड द सीन्स मैनेज करती है इसको स्ट्रिंग में ही मैनेज करती है। ठीक है, आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली आपको जो कन्वेंशन मिलेगी वो नहीं लिखते डेवलपर्स, जो आपकी स्ट्रिंग जो होती है। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके अलावा स्ट्रिंग आपकी जो की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, दो सेम नाम की कीज नहीं हो सकती, वो किसको एक्सेस करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। सर समझी नहीं, अभी समझा देते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, आपने इसको सिंगल कोड या डबल कोड में नहीं लिखा, इट मींस कि आपने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा, लेकिन जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स इसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है, स्ट्रिंग में ही संभाल के रखता है अपने पास। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ गई थी आपको? एज का जो की है वो स्ट्रिंग होगा, वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है। वैल्यू जो आप लिखेंगे उसी टाइप पे रिटर्न होगी, याद रखिएगा। मैं की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा अभी। आई कलर, ठीक है। एक सवाल, अगर मैं यहाँ पे की फॉर लिखना चाहूं या यहाँ पे मैं की वार लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि वार और फॉर रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के लिए। वार से वेरिएबल बनता है, फॉर से फॉर लूप बनता है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। अगर आप उसको स्ट्रिंग में लिख दें, ठीक है, अगर आप उसको सिंगल कोड या डबल कोड में लिख दें तो इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू राइट, क्या कहेंगे, रिजर्व कीवर्ड्स इन इन ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, मैं भूल गया था, रिजर्व कीवर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। उस सर की सेम होगी तो ओवरराइड नहीं होगा ना? करके देखें, अगर आपकी की सेम होगी और आप दोबारा लिख देंगे तो वो की के ऊपर दोबारा नया डेटा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, पर्सन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी उसकी, और हमने उसका फुल नेम भी प्रिंट करवाना है। अब तक तो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, अब बात आती है मेथड की। याद रखिएगा, जब ये फंक्शन हम सिंपल बाहर लिखते हैं तो इट्स जस्ट अ फंक्शन, लेकिन जब हम किसी भी की के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो फिर हम इसको मेथड कहते हैं। और फुल नेम आपने यहाँ पे लिखा कि आप फुल नेम प्रिंट कर रहे हैं, फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं एनोनिमस फंक्शन, हम यहाँ पे लिखेंगे। एनोनिमस फंक्शन की बॉडी हमने ओपन की, क्लोज कर दी, रिटर्न करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन से रिटर्न करेगा ये दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। अब ये दिस क्या बला है भाई, ये दिस जो है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है? दिस जो है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का पहला नेम यहाँ पे दिखाओ और इसी ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, दिस का मतलब ये है कि दिस इज रेफरिंग टू दिस पर्सन।
दिस रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। दिस बहुत सारे काम करता है आमिर, ये बहुत लंबा टॉपिक है, जब दिस पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है। अगर आप पर्सन डॉट नेम लिखेंगे वो उसको नहीं मिलेगा, आपके पास अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी मेथड के अंदर अपने ही ऑब्जेक्ट में रहते हुए मेथड के अंदर आपने कोई एक्सेस करना है, की भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना, आपको दिस लगाना पड़ेगा। तो दिस बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके बिहाइंड द सीन्स कॉन्टेक्स्ट में आपने पर्सन रखा हुआ है, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब ये है कि दिस, इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नेम, दिस का मतलब ये है कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। इसका मतलब है दिस डॉट लास्ट नेम, इसका मतलब है पर्सन डॉट लास्ट नेम। क्लियर है? ये बेसिकली फंक्शन आपने लिखा, उसकी बॉडी में आप लिख रहे हैं सारा, ठीक है। दिस कीवर्ड इन फंक्शन डेफिनेशन, दिस रेफर्स टू ओनर ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब है इन द एग्जांपल अबव, दिस इज द पर्सन ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द फुल नेम। मैंने आपको यही बताया नीचे। दिस इन अदर वर्ड, दिस फर्स्ट नेम मींस फर्स्ट नेम, ठीक है। रिमूव, रीड मोर अबाउट दिस कीवर्ड, अगर आप जाएं तो इस वेबसाइट पे WC स्कूल्स पे आप देख सकते हैं। अब जैसे आपने कीज को एक्सेस किया था वैसे ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और उसको कॉल कर लें, सिंपल। मतलब यहाँ पे जैसे आपने मेथड नाम लिखा उसको कॉल करेंगे तो वो फंक्शन आपका जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब जो हमारा पर्सन डॉट फुल नेम है, ये बेसिकली हमें रिटर्न करता है फुल नेम, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो हमें इसको एक वेरिएबल में सेव कराने की जरूरत है। पर्सन डॉट फुल नेम मैंने कॉल किया, फुल नेम के आगे मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगा दी क्योंकि फंक्शन है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और मैं इसको सेव कर दिया इसके अंदर। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? ऑल सेट, ऑल गुड, ऑल क्लियर? अच्छा जी। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक तरीका और होता है, न्यू कंस्ट्रक्टर। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हमने डेट में बनाया था न्यू ऑब्जेक्ट, अगर आप न्यू और ऑब्जेक्ट ओ कैपिटल लिखेंगे तो तब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एरे भी होती है कि न्यू और स्पेस के एरे का कैपिटल लिखेंगे तो आपकी एरे भी इंस्टेंशिएट हो जाती है, लेकिन ज्यादातर आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हुए लोग नजर आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। जी अब्दुल्ला बोलें, क्या सवाल है? सर उसामा, मैं कह रहा था कि बच्चों को कि अगर आप लोग ये वेबसाइट खोलते हैं ना, तो इसमें ट्राई करने का लाइव इसमें यहाँ पर एडिटर होता है, जिससे जो है आप उसी उसी वक्त ट्राई कर सकते हैं और आपका डेफिनेटली। उसी उसी वक्त कोड चल जाएगा और आप उसी में करके देख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये चल रहा है कि नहीं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल्ला कि आप चाहें तो यहाँ पे इसको लाइव एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे ये जॉन्डो लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यूज और वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपाइरी कर देता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देख लें आपके पास जो भी होगी वैल्यूज अपडेट होकर यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला म्यूट कर दूं आपको? म्यूट कर दूं, हाँ बल्कि आप खुद हाँ ही कर जी, लें। हाँ मैं खुद ही कर लेता हूँ अपने आप। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब चलते हैं हम कोडिंग की तरफ, थोड़ा सा टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल पे सीडी के हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्लियर कर लेते हैं mkdir। आप में से कितने लोगों को लिनक्स आती है ऑलरेडी? चलिए जबरदस्त, तो आती है, तो इसका मतलब आती है आप लोगों को, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एक पेज बना लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, यस 6, ठीक है। और हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका वेरी सिंपल, वेरी इजी। लिनक्स, बहुत से लोग इसको लिनक्स कहते हैं, बहुत से लिनक्स कहते हैं। इट्स बेसिकली लिनक्स, LINUX, ठीक है। मैं लिनक्स का उबंटू वर्जन इस्तेमाल करता हूँ 18 नहीं, अभी बताया था 20.04 LTS होगा मेरे ख्याल से मेरे पास, ठीक है। आखिर में देखूंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, आप फाइल बनाएं, डॉट एचटीएमएल के नाम से एक्सक्लेमेशन मार्क को एंटर कर दें, आप फाइल क्रिएट कर देगी।
दिशा आपने लिखा तो फोकल फोसा, आपने एक बात नोटिस करी कि आपकी जो लिनक्स है उबंटू खासतौर पे जो आपके जो वर्जन रिलीज करती है, वो जो उनके जो नाम होते हैं वो पहला और जो सेकंड नेम होता है उसका लेटर्स दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। इससे पहले बायोनिक बीवर था, बीबी बी था उसमें भी, ऐसा क्यों है जरा बताइएगा मुझे। स्क्रिप्ट टैग की शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भाई, स्क्रिप्ट लिखे एंटर कर दें, आपके लिए सारा काम खुद ही कर देगी। अच्छा, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, उनकी मर्जी। हर चीज के पीछे एक साइंस होती है छोटी सी, कभी सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा जवाब, ठीक है। अच्छा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी क्लास पे फोकस करें। तो हमारा मेन फोकस है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैंने बार का कीवर्ड लिया पर्सन, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ये मेरे पास अभी ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरे पास सिर्फ ब्लैंक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं देता हूँ नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। और फर्स्ट नेम देते हैं हम मोहम्मद। बेसिकली तो ओसामा है फर्स्ट नेम मेरा, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हिसाब चलता है इस तरीके से, तो ओसामा ठीक है। और फिर उसके बाद एज बता देता हूँ, तो एज है मेरी कोई 55, ठीक है। और फिर उसके बाद एज हो गई मेरी, उसके बाद मैं काम करता हूँ फुल नेम। फुल नेम का हमने बना दिया एक मेथड, और मेथड बनाएंगे फंक्शन के कीवर्ड से, ठीक है, फंक्शन के कीवर्ड से। कैपिटल से क्यों लिखूं भाई, ये याद रखिएगा जब आप डेटाबेस में कोई डेटा सेव कराते हैं ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर ज्यादातर इसको फॉलो नहीं किया जाता, एक ही कन्वेंशन को ज्यादा फॉलो किया था, क्योंकि जब आप फ्रंट एंड पे एक्सेस करेंगे तो कैपिटल आप फ्रंट एंड डेवलपर खुद कर देता है, ठीक है। भाई मेरी एज 55 नहीं है, मैंने मजाक में लिखा था, मेरी एज 55 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो फंक्शन है, अब मुझे रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न करवाए भाई दिस डॉट फर्स्ट नेम। देखें दिस किया ना, तो उसके बाद देखें एक्सेसिबल है, अगर मैं दिस नहीं लगाऊंगा तो मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा। प्लस बीच में अब स्पेस भी देना है, दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और प्लस का साइन नहीं लगाया जिस वजह से एरर देने भाई साहब हमें, ठीक है। और यहाँ पे आके अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, पर्सन के ऑब्जेक्ट को, जो पूरा ऑब्जेक्ट है मैं उसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहीं पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे तो कुछ नजर आएगा नहीं क्योंकि हमने जावा HTML पे कुछ लिखा नहीं है। व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस, किसका पर्पस भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है एज 55 फर्स्ट नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ये भी एक कलेक्शन ही है आपके पास, आप कलेक्शन में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने पास, और क्यों कर सकते हैं ये आप आगे जाके आप समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। देखो मैंने कहा था ना इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने लिखा तो फर्स्ट नेम पहले था लेकिन आखिर में आ रहा है, तो इसमें ऑर्डर्स नहीं होते, ठीक है। एज 55, फर्स्ट नेम ओसामा, लास्ट नेम मोहम्मद, और ये एक फंक्शन है जो बता रहे हैं भाई साहब, ये फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, आप पर्सन डॉट फर्स्ट नेम फुल नेम, पर्सन डॉट फुल नेम, ये मैंने किया एक्सेस, ये देखा ओसामा मोहम्मद मुझे रिटर्न हो गया। ऑब्जेक्ट इश्यूज टू डेटा वैल्यू नो फंक्शन के बाहर दिस नहीं चाहिए, दिस नहीं चलेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं चलेगा। अच्छा, आपके पास कंसोल ब्लैंक इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने कंसोल में कुछ लिखा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट पास करें बनाने के बाद, और एक दफा पेज को रिफ्रेश कर लें, हो सकता है आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं भाई, कैपिटल ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे पास पर्सन के नाम से पर्सन डॉट नेम फर्स्ट नेम, तो ये मेरे पास फर्स्ट नेम एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक काम करें, यहाँ से कॉपी पाथ करें और फिर इसको ओपन करें ब्राउजर पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके देखें, वहां से आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये तरीके से आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एक और मजे की बात कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई चेंजेस करनी है, अच्छा मैंने तो इस तरीके से किया ना, अब कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, पर्सन, और ये अब
फर्स्ट नेम। अब मैं ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट नेम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट नेम आ रहा है ओसामा, ठीक है, ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, ये फर्स्ट नेम आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। और console.log पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो ये मैं अब डॉट नोटेशन से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू मुझे ओवरराइड करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू मुझे ओवरराइड करनी हो, इस वैल्यू को अपडेट करना हो, तो कैसे कर सकता हूँ? इट इज वेरी सिंपल, पर्सन डॉट एज, एज को चेंज करते हैं, एज को चेंज करते हैं, पर्सन डॉट एज के अंदर हम कर देते हैं 70, ठीक है। ये उम्र मेरी अब ज्यादा हो गई है थोड़ी, ठीक है, और आप लोग को बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट आप लोग पढ़ के नहीं दे रहे हैं। तो पर्सन डॉट एज 70 हो गई है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन हो गया, और हम जाके अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास 55 है, क्योंकि ये कंसोल लॉग बाद में चलाया हमने, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे चेंज किया, उसके बाद कंसोल लॉग चलाया। तो आप देखें पर्सन के अंदर मेरी जो एज है वो 70 हो गई है। क्लियर है, बात समझ में आई? कोई प्रॉपर्टी हमें इसके बाद एक्सेस करनी, बनानी, इसमें ऐड करनी हो, सर एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव मिनिमम वन फंक्शन, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी के हो मेथड। अगर आपको जरूरत है तो मेथड रखें, वरना नहीं रखें, ठीक है। अब किसी भी मेथड के, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कि मुझे कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, पर्सन डॉट हॉबीज, आप क्या करेंगे? डॉट लगा के उस की का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये की अभी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास। अब हॉबीज के बहुत सारी हो सकती है, हम उसको एरे में ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे हो सकती है फिशिंग, 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 ठीक है। और मेरी हॉबीज जो मैं बता रहा हूँ, क्रिकेट और प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ये मेरे पास कितनी कीज है? 1 2 3 और ये 4 कीज है मेरे पास टोटल, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि पर्सन के अंदर कोई पांचवी की ऐड करूँ, पहला तरीका तो ये कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बाद में मैं कभी कोड कर रहा हूँ डायरेक्ट उसी लाइन पे ऐड कर दूं, पर्सन डॉट हॉबीज मैंने किया है और उसके अगेंस्ट में मैंने एरे असाइन कर दी, मतलब ये पर्सन डॉट हॉबीज जो है ये की बन जाएगी और ये उसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? चला के देखते हैं ना कि क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और अब आते हैं हम अपने पर्सन के ऊपर। देखें, सबसे पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हमने उसमें क्या किया था, एज को हमने अपडेट किया था। सबसे तीसरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने हॉबीज ऐड की थी, ये मेरे पास हॉबीज आ गई, ठीक है। ये मैं खोलूंगा, हॉबीज ये मेरे पास एरे बता रहा है। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कि एक पर्सन का कोई डेटा रखना हो रख सकते हैं इसमें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। अगर मेरे पास फोन नंबर्स होते हैं तो आप फोन नंबर पर्सन के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे आप फोन नंबर्स आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप नंबर की बनाएंगे, उसके अगेंस्ट में एरे में उसके नंबर्स रख देंगे आप। एड्रेस इंसान के एक से ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो एक आपका एड्रेस होता है और एक आपका बिलिंग एड्रेस होता है। तो जो बिलिंग एड्रेस होता है वो भी आपके पास सेव्ड होता है और जो आपका एक्चुअल एड्रेस होता है वो भी सेव्ड होता है। तो अगर वो दोनों ही आप सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? हॉबी को एक्सेस कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। बहुत अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया है, नूर मोहम्मद ने किया है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पर्सन, पर्सन डॉट हॉबीज। अब जब डॉट हॉबीज पे आप आ गए तो इसका मतलब आप यहाँ पे इस वक्त आपको एरे रिटर्न हो रही है, तो एरे के ऊपर आप 0 इंडेक्स पे आ जाए, फिशिंग 1 इंडेक्स पे आ जाए, क्रिकेट 2 इंडेक्स पे आ जाए, ठीक है। ऑल गुड, ऑल क्लियर। ब्रैकेट नोटेशन से भी कर सकते हैं भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है सच। ब्रैकेट नोटेशन पे कैसे करेंगे भाई? ठीक है, हॉबीज, ठीक है। यहां तक क्या कर रहा है वो, आपको की के अगेंस्ट में आपको वो जो एरर रिटर्न कर रहा है, फिर इंडेक्स फॉर्म कर रहे हैं। सर वैल्यू एक टाइम में जी, एक टाइम में एक। अगर आपको सारी वैल्यूज एक साथ चाहिए तो उसके लिए आप सिर्फ इसको एक्सेस कर लेंगे, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है।
क्लियर हो गया भाइयों? अब मेरा एक सवाल है, अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ये जो फुल नेम वाला फंक्शन है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें इसको डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें? नहीं, मुझे डिलीट करना, मुझे कमेंट नहीं करना। डेफिनेट आतिफ गफूर, बहुत सही जवाब दिया आपने। तो इसका जवाब ये है, डिलीट आपको एक ग्लोबली आपको एक ये कीवर्ड मिल जाएगा जो ऑब्जेक्ट्स में से प्रॉपर्टीज डिलीट कर देते हैं भाई साहब। पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट और उसकी जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मेथड हमें डिलीट करना है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने क्या दिया, पर्सन, और ये हमने दोबारा इसको सेव कर दिया। रिफ्रेश करते हैं भाई, सबसे लास्ट वाले में देख लें आपके पास फंक्शन गायब है। इस तक यहाँ तक आपके पास फंक्शन कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखें लास्ट वाला ये फंक्शन मेरे ख्याल से हमने इस लाइन से ऊपर कर दिया है। तो फंक्शन आपके पास गायब है। क्या फंक्शन ऊपर भी गायब है? नहीं, ऊपर नहीं है। रिफ्रेश करते हैं दोबारा, यहाँ फंक्शन मौजूद है, ठीक है, ये रहा। कहाँ गया भाई? रिफ्रेश करो, अभी देख लेते हैं। एज फर्स्ट टाइम, हॉबीज लास्ट टाइम। अच्छा, डिलीट ने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। फुल नेम का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आप जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आपको नजर नहीं आ रहा। एज फर्स्ट नेम, हॉबीज लास्ट नेम, तो बेसिकली ये आपके पास ये इस लाइन से डिलीट ने क्या किया, आपके पास से उड़ा दिया है और आपके पास से चले गया। अब आप इसको अगर एक्सेस करना चाहें, पर्सन डॉट फुल नेम, भाई अनकोड एरर क्या कह रहा है भाई? फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, आपके पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, वो मुझसे टाइप राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम सारे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं इस चीज को। ऑब्जेक्ट पढ़ाना जरूरी था क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्ट अभी तक कवर नहीं हुआ, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? ठीक है, हम बनाते हैं रैंडम की, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट रैंडम वन, ठीक है, और इनसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे रैंडम वैल्यू 2, ठीक है, यह 2। अब अच्छा, याद रखिएगा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं उसके आगे आपने कॉमा लगाना जरूरी है, वरना आपका एरर आएगा। इसमें हम देते हैं 2 3 4 एरर, ठीक है। अच्छा जी, अनदर की वैल्यू भी हम रख सकते थे, बिल्कुल रैंडम वैल्यू 4, ठीक है, और अब आएगा ना मजा, सबर करें। अब डन, ठीक है। गौर से देखें, गौर से देखें इस ऑब्जेक्ट को, यहां तक तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल रिएक्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। तो ये मेरे पास एक रैंडम की बनी हुई है, आपके पास समझें कि इसके अगेंस्ट में बहुत सारा डेटा आ रहा है। अब मेरे पास रैंडम कीज पे इसके की है, उसके अगेंस्ट में एक और ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है कि वेल 1 पे वेल 1 है, वेल 2 पे भी वेल 2 है, सिंपल है। वेल 3 पे एक एरे है, वेल 4 पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे सिर्फ एरे है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख दें तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाता है। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देके समझा देता हूँ पहले टाइप कोड पे।
जेसन प्लेस होल्डर। अच्छा ये एपीआई ये आपको डेटा रिटर्न करती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं क्या रिटर्न करती है, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। ये पोस्ट, ये देख रहे हैं, ये आपके पोस्टिंग्स हैं, और पोस्टिंग्स कितनी है मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जाते हैं, 100 है, ठीक है, ये 100 पोस्टिंग्स हैं टोटल, ये रही 100। अब आपके पास एज्यूम करें फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आपके पास आपकी पोस्टिंग्स आती हैं आपकी वॉल के ऊपर, ठीक है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो होती है उसके ऊपर पोस्टिंग्स आती हैं। कैसे आती है कि आपके पास एक एरे होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनने का फायदा ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर उस पोस्टिंग की सारी डिटेल मौजूद होगी, जैसे यूजर आईडी, टाइटल, आईडी, बॉडी, सब हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो आईडी वन, अब क्या होगा जब हम इस पर लूप चलाएंगे ना, तो ये लूप बेसिकली क्या करेगा कि एरे के ऊपर लूप चल सकता है, आप सबको याद है। तो लूप चलेगा तो सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी, और हम एक्सेस करके वो पोस्ट प्रिंट करा देंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये तरीका होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलेक्शंस को मुख्तलिफ इस्तेमाल करके अपना डेटा स्टोर करना, स्टोर करने के बाद फ्रंट एंड पे उसको एक्सेस करना। बात समझ में आई? आपको जब भी डेटा मिलेगा बहुत सारा, तो आपको इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मिलेगा। डेटा को स्ट्रक्चर करना भी एक मॉडर्न चीज होती है। अभी नहीं, अगर किसी को अगर समझ में नहीं आए तो अभी समझा देते हैं, अभी समझा देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आ जाए जरा कंसोल डॉट लॉग पर्सन, पर्सन का ऑब्जेक्ट है भी हम रखते हैं, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आए, अभी रिपीट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं हो, ठीक है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आओ हम आगे बढ़ गए हो? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ओपन किया, ठीक है, ये मेरे पास रैंडम की के अगेंस्ट में एक और ऑब्जेक्ट है, मैंने ओपन किया, रैंडम वैल्यू 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, ठीक है, और रैंडम वैल्यू 3 पे मेरे पास एक एरे है, और रैंडम वैल्यू 4 पे मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने का फायदा क्या होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने का फायदा ये होता है, ये आपके पास एरे, एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये चौथा ऑब्जेक्ट है। अब एज्यूम करेंगे एक ऑब्जेक्ट एक पोस्ट की सारी डिटेल अपने पास उठा के रखता है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी पोस्ट की रखता है, तीसरा ऑब्जेक्ट तीसरी पोस्ट की, चौथा चौथा कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो होता ही है कि जब हम एरे के ऊपर फॉर लूप चलाते हैं तो जीरो इंडेक्स पे हम जब आएंगे तो जीरो इंडेक्स पे पूरा ऑब्जेक्ट हमें एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस जीरो इंडेक्स पे जब ऑब्जेक्ट हमें एक्सेसिबल हो जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स हैं वो एक्सेस करके हम यूआई पे प्रिंट करवा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ी रखेंगे, आप इंडेक्स ऑब्जेक्ट रख देंगे, इसके अंदर हम नाम रख सकते हैं ना, ये देखें ऊपर भी मैंने आपको रख के दिखाया है, ठीक है, पोस्ट आईडी और बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से क्या होगा, जब जीरो इंडेक्स में मैं पहुंचूंगा तो मुझे जीरो इंडेक्स पे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एज्यूम करें इसमें पोस्ट रिलेटेड सारी डिटेल है, पोस्ट की आईडी क्या है, किस यूजर ने पोस्ट की है, पोस्ट का टाइटल क्या है, उसकी बॉडी क्या है, उसके अंदर कोई इमेज है, इमेज के पूरा यूआई पे प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट पे आऊंगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस करके पूरा यूआई पे प्रिंट करवा सकता हूँ। इसलिए हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डेटा को रखते हैं उठा के। डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोग्रामिंग। एक्सक्यूज मी। अच्छा बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, कोई करवा दे जल्दी से।
सॉरी फॉर वेटिंग। तो ये ऑब्जेक्ट मुझे एक्सेस करने में कैसे करूंगा इसको एक्सेस? पर्सन डॉट रैंडम। अच्छा जी, अब हम आएंगे पर्सन, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन है ना। पर्सन डॉट, पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, डॉट रैंडम की, ठीक है। रैंडम की के बेस पे हमारे पास रैंडम वैल्यू 3, अब डॉट दोबारा लगाए वैल्यू 3, तो हम वहां पे एरे तक पहुंच गए, ठीक है। एरे के हम 1 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो ये 2 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब असदुल्ला, अब हम रैपिड रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि क्लास का टाइम वैसे ही बहुत शॉर्ट है, तो आप इसको क्लास में आपके फेलोज हैं उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये आपके पास की आ गई। अच्छा, आप मुझे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट को मैं कैसे करूंगा? रैंडम वैल्यू 4 पे आऊंगा। तो जब रैंडम वैल्यू 4 पे मैं गया तो देखिए इसने मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स याद रखिएगा। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जरा मैं रैंडम वैल्यू 4 पे आऊंगा, तो अब मैं 0 इंडेक्स पे अगर एक्सेस करूंगा तो 0 इंडेक्स पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो आ गया। 1 इंडेक्स पे एक्सेस करूंगा वो आ गया, 2 पे करूंगा तो तीसरा आ गया। अब 2 इंडेक्स पे मेरे पास मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो मैं नेम को एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा? डॉट नेम। बात समझ में आई? इट इज वेरी सिंपल। जो आप पहले स्टेप पे कर रहे थे वही आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखना है किस तरह का, और आप समझ जाएंगे कि आपने कौन सी वैल्यू किस वक्त क्या एक्सेस करनी है। एरे है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेक्स एक्सेस करने हैं, तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो सिंपल आप ऑब्जेक्ट्स को आप डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। जस्ट फॉलो हायरार्की, बिल्कुल सही कहा। 0 इंडेक्स के ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा चीजें भी सेव कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। 0 इंडेक्स में ज्यादा चीजें भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और पास क्या ऑब्जेक्ट के अंदर एज आएगी या मेरे पास सिर्फ वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, तो एज आ गई 5। इस तरीके से आप चीजें एक्सेस भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ऑल गुड, ऑल सेट, ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है जी। हाँ, तो एरे के अंदर से ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करी ना, ये देखें, ये देखें, ये मैं ऑब्जेक्ट तक पहुंच चुका हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर अब मैं क्या करता हूँ? डॉट नेम कर देता हूँ। ब्रैकेट नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। नेम, और मैं यहाँ पे अगर डॉट लगा दूँ, ठीक है। डेफिनेटली डिफरेंट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं जरा आपका सिलेबस देख लूँ और क्या चीज़ है। अब बात करते हैं ECMA स्क्रिप्ट की। अब मुझे कौन बताएगा कि ECMA स्क्रिप्ट क्या है, ES6 क्या है? ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर ECMA स्क्रिप्ट पे हम मजीद आगे जाएंगे और मजीद प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद साथ साथ ही रिएक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ECMA स्क्रिप्ट है क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हो ECMA स्क्रिप्ट इट्स नॉट अ मॉडर्न JS, ठीक है। ECMA स्क्रिप्ट 2014 अगर मैं बात करूं तो बेसिकली है नहीं, लेकिन अगर मैं 2015 से पीछे की बात करूं तो ECMA स्क्रिप्ट है क्या? ECMA स्क्रिप्ट 2015 अगर आ जाती है तो स्पेसिफिकली तो फिर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एडवांस JS, ठीक है। ECMA स्क्रिप्ट गवर्निंग बॉडी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। ECMA स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि ECMA का मतलब कोई बता सकता है मुझे?
अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। स्क्रिप्ट का मतलब ये जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये आपके पास एक्मा स्क्रिप्ट है। 2015 का मतलब ये है कि 2015 में लॉन्च हुई। ES6 भी कहा जाता है, ES इसको शॉर्ट में क्या था, एक्मा का E और स्क्रिप्ट का S, ठीक है, एक्मा। ES6 आप लिखा कहीं कहीं देखेंगे तो इसका मतलब ये कि ES6 की जब बात हो रही है, 6 से एडवांस जावा से एक मेजर रिलीज आई थी जिसमें 2015 में आई थी, तो उसमें आपकी जो है वो चेंजेस हुई थी और बहुत सारी चीजें ये बता रहे हैं। बिफोर 20 जावास्क्रिप्ट हैड ओनली टू टाइप ऑफ स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारी चीजें आई थी इसके अंदर और इसने जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था और उसके बाद से जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इन होना शुरू हो गई थी। तो ये आपका एक्मा स्क्रिप्ट है। अभी जो ES है मेरे ख्याल से 8-9 चल रहा है या इससे भी ज्यादा। तो अगर आप ES 2015 कहीं लिखा देखें या एक्मा स्क्रिप्ट 2015 देखें या ES6 देखें तो इसका मतलब ये है कि एक्मा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। तो ये एक बॉडी है जो आपकी जावास्क्रिप्ट को मेंटेन करती है, ES7 चल रही है, ठीक है। अच्छा, और इसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। एक लेट कीवर्ड था, एक कॉन्स कीवर्ड था, ठीक है। वार से आप क्या करते थे कि आप कार नेम लिखते थे वार से, ठीक है, वही काम होता था। फिर फंक्शन के अंदर कोड हेयर करते थे, आप वो भी चलाते थे और ये कार नेम आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते थे। फंक्शन स्कोप के अंदर कैसे होता था कि मैंने आपको पढ़ाया था कि फंक्शन के अंदर अगर आप var का कीवर्ड लिख दें तो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट ब्लॉक स्कोप, द var डिक्लेयर्स विद इन var कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है सिंपल, ये किसी भी चीज का ब्लॉक हो सकता है और सिंपल सा ब्लॉक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आपने अगर इसके अंदर var x लिख दिया तो कैन बी यूज्ड हियर, ये बाहर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता था कभी भी। तो var का ये इशू था। जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे ना तो फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी नहीं फिलहाल। तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड मिला लेट का। लेट का कीवर्ड क्या काम करता था, लेट x इक्वल्स टू 2। तो ये काम करेगा कि x को यहाँ पे एक्सेस नहीं होने देगा। ये जिस स्कोप में आपने लिखा है, जिस पैरेंथेसिस में आपने लिखा है, पैरेंथेसिस कह रहा हूं, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बेसिकली स्कोप इसी तरीके से बनता है कि स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख दें तो एक स्कोप है। फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट की बॉडी लगाते हैं तो फंक्शन का स्कोप बन जाता है, तो वो आपको उसी में एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर आपको एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। रीडिक्लेरेबल वेरिएबल्स, इससे एक फायदा होता है। रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग var कीवर्ड कैन इंपोज प्रॉब्लम्स। आप var कीवर्ड से एक वेरिएबल आपने x लिखा है, दोबारा ही आप var x लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन भी तो एक स्कोप था, उसमें तो var स्कोप में ही रहता था ना जी, उसमें var स्कोप में रहता था अगर आपने var कीवर्ड इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि बहुत सारे ऐसे स्कोप्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉडी होगी सिर्फ आपके पास, तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए आप ब्लॉक स्कोप यूज करते हैं, ठीक है। आगे जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ लेट पे फोकस करें, कॉन्स्ट पे फोकस करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जहां जहां हमें जरूरत होगी टाइम टू टाइम वो टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, var कीवर्ड से डिक्लेयर करना आसान था। var x10, ठीक है, var x2 और हियर इज x2, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपल एक ब्लॉक है, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये एक ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे var x10 किया था, यहाँ पे var x2 किया था। ये ब्लॉक के अंदर मौजूद है ना इस वक्त। फंक्शन का जो ब्लॉक होता है ना वो अपने क्लोजर्स भी साथ रखता है उठा के, तो वो अलग चीज है, बाद में देखेंगे हम। मैं कह रहा हूं ना कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें, आप लोग बहुत क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पे var x10 है और यहाँ पे var x2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसकी वजह है क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, इसने इसी को दोबारा ओवरराइड कर दिया x को, ठीक है। कंट्रोल W करते हैं। लेकिन लेट क्या करता है, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग लेट कीवर्ड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप एज्यूम करेंगे, आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x के नाम से, इसमें कोई वैल्यू मौजूद है, और आपने नीचे लाइन नंबर 131 पे, समझे आपकी फाइल बहुत बड़ी है, लाइन नंबर 131 पे दोबारा var x कर दिया, तो आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है कि ऊपर तक लाइन नंबर 131 से ऊपर तक आपका कोड कुछ और था x के अंदर, ये वैल्यू कुछ और थी, और 131 के बाद आपकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो गई और आप परेशान बैठे हुए कि मेरी प्रोग्रामिंग में कौन सा बग आ गया है, कौन सा एरर है, कौन सा मसला जो सॉल्व ही नहीं होकर दे रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आया लेट। लेट कीवर्ड क्या काम करता है कि एक तो ब्लॉक स्कोप्ड है, ठीक है, जिस ब्लॉक में लिखेंगे वहीं तक चलेगा,
अगर लेट कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया है। दूसरी बात कि ये आपको वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं होने देता, ठीक है। अभी देख लेते हैं रीडिक्लेयर और रीइनिशियलाइज में क्या फर्क है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, लेट 10 है, ठीक है। अब भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं, यहां चलाते हैं। ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, लेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और console.log x, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 10 मौजूद है, ठीक है इस वक्त। अब मैं दोबारा एक काम करता हूं, दोबारा लेट x करता हूं, दोबारा रिफ्रेश करता है, एरर आ गया। क्या कह रहे हैं भाई एरर, वो एक काम करते हैं लेट 20 कर देते हैं ताकि आप ये ना समझें कि सेम वैल्यूज वैसे कर रहा है, ठीक है। रिफ्रेश कर, एरर आ गया। आइडेंटिफायर x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। फायदा देखा आपने, पहला फायदा ये है कि आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है और आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या कह रहा है कि भाई x ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हाँ, x को रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। रीडिक्लेयर और रीइनिशियलाइजेशन में फर्क है, ये डिक्लेरेशन है और ये इसकी इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में वैल्यूज को यहाँ पे सेव करवा रहा है। x इज इक्वल टू 20, इसका मतलब ये है कि ये अब यहाँ पे वैल्यू री इनिशियलाइज करवा रहा है, रीडिक्लेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे लेट के कीवर्ड में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हम चलाएंगे तो हमारे पास 20 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेट का पहला फायदा। लेट का दूसरा फायदा, x को एक्सेस करते हैं, ठीक है, कंसोल लॉग के ऊपर। अनकॉल्ड रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे var इस्तेमाल करेंगे तो आप var जो है वो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लेट का एक फायदा ये है कि जब जिस लाइन पे आपने लिखा है उस लाइन से नीचे ही उसको एक्सेस करेंगे, उसको ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसलिए होता था क्योंकि पहले होस्टिंग होती थी। थोड़ा सा बताता हूँ, var कीवर्ड आप लिखते थे, जहां वो जावास्क्रिप्ट var या फंक्शन कीवर्ड देखता था ना, फंक्शन या var, तो कहता टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाके वो पहले डिक्लेयर कर दिया करता था। इस वजह से होता था ये काम। तो आप क्या करते थे, यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग ऊपर लगाऊंगा ना, यहाँ पे ये देखना, इस सूरत में मेरे पास अनडिफाइंड रिटर्न करेगा लेकिन मुझे x एक्सेसिबल होगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस चीज से बचना चाहता हूं ना, तो अनडिफाइंड का मतलब ये है कि x डिक्लेयर हो चुका है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं आई अभी, ठीक है। तो इस सूरत में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा दोबारा तो ये देखें मुझे एरर दे देगा। बात समझ में आई, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास var है तो हम लेट क्यों यूज करते हैं। लेट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हम बार बार उसको रीडिक्लेयर ना कर दें, हम उसको ब्लॉक्ड स्कोप ही रखें। फाखर आपको बात समझ में नहीं आई? हाँ, अब हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट करेंगे हम var यूज नहीं करेंगे, हम लेट और कॉन्स्ट ही इस्तेमाल करेंगे। कहने का मकसद ये, अगर ये var से मैं लिख दूंगा ना, ये var से, ठीक है, ये टॉपिक होस्टिंग का है, जब होस्टिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये क्या करता है कि जब जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है तो var x देखता है, पे अगर लाइन नंबर 12 पे डिक्लेयर हुआ तो हम लाइन नंबर 11 पे एक्सेस नहीं कर सके। तो उसके लिए आपको लेट जो है वो हेल्प करता है। लेट क्या करता है कि जिस लाइन पे आपने डिक्लेयर किया है उससे नीचे वाली लाइन पे ही उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर एक्सेस करेंगे आपके पास मसला आ जाएगा। इट मींस कि ये लेट जो है आपकी होस्टिंग भी रोक देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। आगे प्रोग्रामिंग लेट ही इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते तो रहे, क्या क्या पढ़ेंगे अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपने लेट का पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते हैं, वो है कॉन्स्ट का।
ये लेट है, लेट के साथ ही सर पहली दफा अनडिफाइंड, दूसरी दफा रिफ्रेश करने पर एरर क्यों? अरे वो दूसरी दफा एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने उसको दोबारा लेट पे कन्वर्ट कर दिया था फाखरा। अच्छा, अब आपके पास एक और कीवर्ड है कॉन्स्ट का, लेकिन कॉस्ट की एक और खास बात है। कॉस्ट की खास बात बिल्कुल ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, ब्लॉक स्कोप है, ये भी बिल्कुल लेट की तरह काम करते हैं। ये आपको री इनिशियलाइज एक काम करते हैं, ये री इनिशियलाइज या रीअसाइन नहीं करना देते वैल्यू को आपकी। अब जैसे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पाई की वैल्यू भाई 3.14 होती है, ठीक है। ये पाई की वैल्यू मैथ्स के अंदर फिक्स्ड है, जितने लोगों ने मैथ्स पढ़ी है फिक्स्ड है, ठीक है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है। या कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि ये वैल्यू हमेशा आपके फिक्स्ड ही रहे, कोई इसको चेंज ना कर सके। अब मैं अगर आके इसको पाई को, अगर मैं इसको कर देता हूँ 24 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे जैसा कोई डेवलपर बेचारा जिसको पाई की वैल्यू नहीं पता, उसने पाई 24 कर दिया है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर, और मैंने कंसोल लॉग कराता हूँ। कंसोल लॉग ना भी कराएं तो इसको बंद रखते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं कि देखते हैं क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। इट मींस प्रोसेस रैंडम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्ट का मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल है, आपने एक दफा जो डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया ना, ये इसी लाइन पे होगा, नीचे वाली लाइन पे या कहीं पे भी आप इसको रीअसाइन या रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेट को क्या कर सकते थे हम? रीअसाइन कर सकते थे, दोबारा दूसरी वैल्यूज को दे सकते थे, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर आप दोबारा दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। बात समझ में आई? ये हम कहां इस्तेमाल करते हैं? जब हम कोई लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में या अपनी एप्लीकेशन में काम करते हुए, तो उस वक्त हम लाइब्रेरीज या कोई ऐसी वैल्यूज जो हमें कॉन्स्टेंट ही रखनी होती है तो एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें फायदा देती है कि भाई ये कॉन्स्टेंट ही रहेगी, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं आएगी इसके अलावा, ठीक है। आमिर, आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, एक ट्विस्ट, कॉन्स्ट पर्सन, कॉन्स्ट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, फिक्स वेरिएबल है कॉन्स्ट, ठीक है, नेम कर देते हैं इसके अंदर ओसामा, ओसामा, ठीक है। और console.log के अंदर आते हैं और हम देखते हैं पर्सन। मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत लंबा हो जाएगा ये आज, लेकिन पढ़ाना जरूरी है आप लोगों को, इससे पहले आपको नहीं पता हो कॉन्स्ट क्या वार क्या है। रिफ्रेश करा, नहीं ओसामा आ गया, ठीक है। अब पर्सन क्या है? बेसिकली इसके अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन डॉट एज कर देते हैं 20, कंसोल लॉग कर लिया है नीचे दोबारा ताकि हमें नजर आ सके। क्या पर्सन डॉट एज ऐड हो जाएगा या नहीं होगा एज ए प्रॉपर्टी? चलेंगे, हियर कम्स अ ट्विस्ट, ये ऐड हो गया। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्ट की जो बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है ना, वो फंक्शनैलिटी है कि आप कोई प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला काम आप कभी नहीं कर सकते, पर्सन इक्वल्स टू नया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये वाला काम करेंगे ना तो वो फिर एरर दे देगा, बोलेगा नहीं भाई नहीं चलने दूंगा, असाइनमेंट अलाउ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? इस वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके उनकी प्रॉपर्टीज को अपडेट या डिलीट कर रहे हैं, या आप उसमें कोई ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कोई दूसरा वेरिएबल इसको असाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? बात समझ में आई सबके? इसी तरीके से सेम गोस फॉर एरर्स। अगर आपके पास एरर है, अतिया मैं दोबारा समझा देता हूं कि ये आपने पर्सन का एक वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट वेरिएबल बनाया कॉस्ट को यूज करते हुए, और उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट रखवाया। जब आप पर्सन डॉट एज करते हैं ना, तो ये पर्सन के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, या पर्सन के ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके डॉट एज करें तो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप चेंजेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो आपको अलाउ करता है कि चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पर्सन लिखूं वेरिएबल के अंदर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में या इस वेरिएबल के अगेंस्ट में एक नया ऑब्जेक्ट असाइन करने की इसको कोशिश करूंगा, तो ये मना कर देगा भाई कि नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते, ये जो पुराना ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर एरे। एरे के साथ भी यही सीन है बिल्कुल, कि एरे के अंदर भी इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। क्लियर है?
चलें जी, कौन सा लेट समझ में आ गया आपको? ठीक है, और अब्दुल्ला ने हैंड रेस किया है। मोहम्मद बिन सलमान, आपको कोई सवाल है चैट पे लिख दें। अब्दुल्ला, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी उसामा भाई। आपका हैंड रेस है। बहुत काफी पुराना था, इसको मैं असल में वापस डाउन करने की कोशिश की थी मैं लेकिन कर हुआ देता नहीं। हूँ। चलें ठीक है। ठीक है, और मोहम्मद बिन सलमान, आपके पास सवाल है तो आप भी पूछ लें, लेकिन चैट पे कर लें, फिर उसके बाद अगर आपका होगा तो कैन वी आल्सो डिलीट एनी प्रॉपर्टी? यस समिया, वी कैन डिलीट प्रॉपर्टी इफ वी आर यूजिंग const and we are declaring a variable and we are declaring an object in a const, so that's not a problem, you can delete it easily. Lower hand, और lower hand, ठीक है। सर आई मिस क्लास, कैन यू प्लीज टेल मी जावास्क्रिप्ट में कहाँ तक पहुंचे? मोहम्मद बिन सलमान, हम एडवांस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, तो क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं समझा सकूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी कोलीग से, तो आप उनसे सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, इनको भी सिखा देंगे। जी 42 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट आता है, आपके पास एक और आता है, रिएक्ट की डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, रिएक्ट पूरी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है अभी, ठीक है। साथ साथ रहे, मैं इंशाल्लाह सब करा दूंगा आपको। आज काफी सारी चीजें करा लेंगे हम। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। वो बड़े मजे की चीजें। टेम्पलेट लिटरल्स क्या काम करते हैं अभी मैं समझाता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 20। अब हम लेट एंड कॉन्स्ट इस्तेमाल करेंगे, वार अब भूल गए हम आप, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 20। तो अब हम क्या काम करेंगे, क्या माय कनेक्शन ब्रेक फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड लेट मी नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं टेम्पलेट लिटरल्स की, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक ये वैल्यू है कंसोल लेट माय स्ट्रिंग, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई वैल्यू सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, द वैल्यू ऑफ एक्स ही कर देते हैं। और अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता था, प्लस करता था, फिर यहाँ पे एक्स लिखता था, ठीक है। और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता, कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है। ठीक हो गया, यही करते थे पहले हम। कंसोल लॉग में एक्स नहीं, सॉरी, हमारे पास क्या, माई स्ट्रिंग, ठीक है। माई स्ट्रिंग की वैल्यू आपके पास मौजूद है। रिफ्रेश करेंगे तो द वैल्यू ऑफ एक्स 20, ठीक है। लेकिन आपके पास ये 6 में एक चीज हो रहा है, वो है टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल क्या काम करता है, टेम्पलेट लिटरल आप यूज करते हैं बैकटिक इस्तेमाल करते हुए। आप देखें अपने पोर्टल पे और उस पे वो आपको पता चलेगा। तो आप देखेंगे कि लेट में स्ट्रिंग के अंदर हम टेम्पलेट लिटरल इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं बैकटिक्स। ये मैंने इस्तेमाल किए हैं बैकटिक्स। ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपके कीबोर्ड पे एस्केप के बिल्कुल नीचे, एस्केप का जो बटन है उसके नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा, फौरन मिल गया, ठीक है। अब मिल गया है द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हियर कम्स अ ट्विस्ट और मजे की चीज, अगर आप इसी टेम्पलेट लिटरल के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं, कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं, तो यू कैन डू इजीली। डॉलर साइन लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, क्लोज कर दें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, खत्म बात। तो ये हमें करेगा, ये एक स्ट्रिंग कर देगा। ये देखें, जिंदगी मजीद। आप फॉर एग्जाम्पल लेट y 30, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x 20 एंड द वैल्यू ऑफ y
y, ठीक है। y की जो वैल्यू हमने y यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, द वैल्यू ऑफ x 20 एंड द वैल्यू ऑफ y 30। फायदा क्या हुआ कि हम जो बार बार प्लस लगा देते उससे हमारी जान छूट गई। समझ में आया सबको? इसको कहते हैं लिटरल्स, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स कहलाया, ये इसका नाम है टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। और आप इसको गूगल करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये हम यहाँ पे गए और यहाँ से हमने इसको खत्म कर दिया, दैट्स इट। तो आपने 3 टॉपिक आपने टेम्पलेट लिटरल कवर कर लिया है। अब बारी आती है जरा डीस्ट्रक्चरिंग की और कुछ चीजों की। कॉन्स्ट माई एरे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास एरे है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, माय कॉपी एरे, हम एरे को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और एरे को कॉपी कैसे करेंगे भाई, कॉपी करेंगे हम माय एरे से, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो एरे है हम इसके अंदर कॉपी कर देंगे, ठीक है। आप कंसोल लॉग कराते हैं, बल्कि कंसोल लॉग नहीं बल्कि वहीं पे देख लेते हैं, कंसोल के ऊपर रिफ्रेश करते हैं माय एरे, ठीक है, कॉपी एरे, माय एरे कॉपी चाहिए थे दोनों एरेस में, लेकिन इफ पुट ब्रैकेट इज इट मेक ऑब्जेक्ट, या अगर ब्रैकेट अगर यहाँ पे आप लगा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने ये एक एरे बनाई और इस एरे को मैंने कॉपी एरे का एक और वेरिएबल था उसमें असाइन करा दिया, लेकिन असल इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। वो चीज ये है कि जो मेरे पास कॉपी एरे है उसका जो इंडेक्स 2 है वो मेरे पास 3 है, ठीक है। ये देख लें, कॉपी एरे मौजूद है, इंडेक्स 0 1 2 पे 3 है, ठीक है। 2 इंडेक्स में इसकी वैल्यू रीडिक्लेयर कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। तो ये जो पहला वाला माय एरे है, क्या इसमें कोई चेंजेस हुई होंगी? हाँ, कितने लोगों ने नो कहा है, जरा देखें तो सही। आपकी हर चीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो बहुत डेप्थ का टॉपिक है, मैं आपको जावास्क्रिप्ट का गुरु नहीं बना सकता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर जो होती है दो तरह की जब वैल्यू सेव होती है, दो तरीके से होती है। एक होती है पास बाय वैल्यू, होती है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि जब हमने माय एरे को सेव किया था ना, तो ये इसका एक मेमोरी एड्रेस, जब ये एरे बनी होगी तो ये किसी मेमोरी एड्रेस पे आके सेव हुई होगी, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेस क्या हुआ होगा, इस एरे में कॉपी हुआ, मतलब इस वेरिएबल में कॉपी हुआ, ठीक है। और जब हम इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो इस मेमोरी एड्रेस पे जाके, हाँ, कॉपी बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस एड्रेस पे आके इस एरे को उठा के लाता है। जब मैंने इस एरे को कॉपी एरे में सेव किया, ठीक है, कॉपी एरे में जब मैंने सेव किया तो कॉपी एरे के अंदर क्या हुआ कि वो जो पहले वाली जो एरे बनी थी ना उसका रेफरेंस आया, उसकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं आई। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, क्या कह रहा हूं, वो रेफरेंस को पास कर रहे हैं यहाँ पे, उसका जो मेमोरी एड्रेस था ना उसी वाले मेमोरी एड्रेस को इसने इस वाले एरे के अंदर छाप दिया, दैट्स इट। तो जब हमने इस एरे के अंदर चेंजेस करी तो कॉपी एरे को हम एक्सेस करें, चाहे हम कॉपी एरे को एक्सेस करें, कॉपी एरे को एक्सेस करें या माय एरे को, ये दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर चेंजेस करी तो यहां पे भी चेंजेस इफेक्ट हो गई। बात समझ में आई? बात समझ में शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, पहली मर्तबा में समझ में आ गई।
ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों के? तो डेफिनेटली हिट ऑन सेम मेमोरी एड्रेस, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अब एक छोटा सा और काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास, अब ऑब्जेक्ट से करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये हटाते हैं, अब ऑब्जेक्ट पे आते हैं। यही काम ऑब्जेक्ट के साथ भी हो रहा है भाई। ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ठीक, नेम करते हैं इसके अंदर सलमान। सलमान को समझ में नहीं आ रहा, सलमान को आज हम टारगेट करेंगे, सलमान। ठीक है, और नाम हम लाजमी सी बात है चेंज कर देते हैं। कॉन्स्ट का फायदा ये है ना कि आप नया कॉन्स्ट बना के उसके अंदर दूसरी वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको तीसरी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे नहीं चलेगी। मैंने आपको शुरू में ये बात समझाई थी कि अगर एरे या ऑब्जेक्ट आपने किसी कॉन्स्ट के वेरिएबल में रखे हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसकी जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उनकी वैल्यूज को अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। आप इसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, मतलब नया ऑब्जेक्ट इसको असाइन नहीं कर सकते आप, ये कहने का मकसद है मेरा। ठीक है, अच्छा जी, माई ऑब्जेक्ट, वाह भाई वाह, 3 भी बच गए, 3 भी। माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉपी हो दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। रिफ्रेश करा, माई ओबीजे, ठीक है, कॉपी ओबीजे, कॉपी ओबीजे। ठीक है, तो यहाँ पे भी पास बाय रेफरेंस हुआ है। ठीक है, ये जब आपका जो ये बनता है ऑब्जेक्ट या एरे, जब आप बनाते हैं तो ये भी आपकी रेफरेंस रिटर्न किया मेमोरी का, और वेरिएबल्स इसके रेफरेंस होल्ड कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और हो क्या रहा है कि अब जब हम यहाँ पे आएंगे दोबारा, अब एक काम करता हूँ, माई ओबीजे में चेंजेस करता हूँ, माई ओबीजे डॉट एज। ठीक है, अब मेरी एज हुई 75। ठीक है, तो अब अगर मैं माई ओबीजे को एक्सेस करूंगा तो एज मेरी है 75। क्लियर है? अगर मैं इस वक्त कॉपी ओबीजे को एक्सेस करूंगा तो वहां पे भी 75 रिफ्लेक्ट होगा। हाँ आतिफ गफूर, ये वाली बात पे मैं आने वाला था, आपने पहले बता दी, डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपका इफेक्ट हो गया। अब आप 10 ऑब्जेक्ट्स बना लें, उसमें एक दूसरे को कॉपी कर लें। अब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं आपने माई ओबीजे में चेंज कर दिया, आप कह रहे हैं भाई कॉपी जो मैंने बनाया है उसमें क्यों चेंज हो रहा है? तो आप सर पकड़ के बढ़ जाएंगे, ये हुआ क्या है आपके साथ। तो इसलिए आपको टॉपिक कराना जरूरी था, और इसके अंदर हम आएंगे डिस्ट्रक्शन की तरफ। कुछ डेटा टाइप्स ऐसी हैं जावास्क्रिप्ट में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बुनियादी, प्रिमिटिव मतलब बुनियादी। ठीक है, ये डेटा टाइप्स आप सब लोगों ने पढ़नी है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा कि ये क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है वो पास बाय वैल्यू होती हैं। कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम इसके लिए लेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग है, स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ठीक है, तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, और एक दो और होती हैं, वो आप लोग खुद सर्च करेंगे। ठीक है, वो मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि आप सर्च करें। ये जो डेटा टाइप्स है, नहीं सब कुछ यहाँ नहीं बताना, सबको स्कीम नहीं बतानी हमने आज। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है ये है प्रिमिटिव, बुनियादी डेटा टाइप्स। ये ऐसी डेटा टाइप्स मौजूद है कि जो अगर आप किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करेंगे तो ये पास बाय वैल्यू होंगे, मतलब ये अपनी वैल्यू पास करेंगे। अब लेट y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और y के अंदर, ठीक है, ये हो गया काम। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास है 20, y की वैल्यू मेरे पास 20 क्योंकि मैंने कॉपी किया उसको। लेकिन अगर मैं y के अंदर कर दूं 30 तो क्या एक्स अंदर चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये इस वक्त पास बाय वैल्यू हो रहा है, पास बाय रेफरेंस नहीं हो रहा। क्लियर है? आप लोगों ने नल तो बता दिया, एक और टाइप होती है वो भूल गए आप लोग बताना। सिंबल भी कोई टाइप होती है, जरा देखिएगा जाके वो क्या होती है। ठीक है, हाँ आतिफ गफूर, जबरदस्त। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अब आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब इस चीज को ओवरकम कैसे करें भाई? असदुल्लाह मेमन, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, जबरदस्त। ठीक है, बिगिन, 7 हो गई टोटल। ठीक है, आतिफ गफूर पहले से डेवलपमेंट कर रहे हैं आप?
पढ़ रहे हैं, दिल लगा के पढ़ रहे हैं, डबल पर है पहले से। माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप कर ही लेंगे ऐसा ऐसा। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम देते हैं, कितना सीखते हैं। और बाकी मैं आप सब लोगों को देखना चाहता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये पीआईसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आने वाले 1-2 सालों में अच्छे पैसे कमा रहे हों। और बस यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। दिल करे तो कहीं दावत कर दीजिएगा, बाकी खैर है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कि आप लोगों ने सीखे। अब इस चीज़ को ओवरकम कैसे करें, ठीक है, ये आपके पास ओवरकम करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, ठीक है, माई एरे 1 2 3 4 3 4, ठीक है, कॉन्स्ट और सेकेंड एरे। अब आपने जब इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो आपके अंदर ये आपके पास ES नहीं, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर सकता भाई, आई एम वेरी सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा। मैं और क्लासेस हैं मेरा, उसमें व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है। मेरे पास पूरी रात फोन बजता रहता है भाई। मैं नाइट जॉब करता हूँ क्योंकि यूएसए का टाइम डिफरेंस है, तो 12-13 घंटे का डिफरेंस है, तो पूरी रात मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। एंड आई एम सॉरी कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और मैं सबको कितना हैंडल कर सकता हूँ। इस वजह से अगर किसी ने रब्ता करना है तो सोशल मीडिया पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद उसामा के नाम से मेरा अकाउंट है, आप देख लें, आपको नज़र आ जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज करेंगे मैसेंजर पे, तो वहाँ पे मैं दावत नहीं करें सर, मजाक कर रहा हूँ, दुआ दे दें बस कि अल्लाह ताला मुझे और कामयाब करे जिंदगी में, बस यही चाहिए मुझे आप लोगों से, ठीक है। तो अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड का वैसे ही मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो ये हम इसमें अब एरेस को हम फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे। स्प्रेड ऑपरेटर ये काम करेगा कि 3 डॉट हैं, कितने डॉट है, 3 डॉट्स। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, 3 डॉट्स है, ये ऑपरेटर है, ये इसका साइन है, ठीक है, 3 डॉट्स। और माई एरे को मैं यहाँ पे करते सिंपल क्या कर देता हूँ, स्प्रेड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वाली एरे जो है ना, इसको इसके अंदर स्प्रेड कर देगा और इसकी एक ट्रू कॉपी बना देगा। इसका मतलब ये एक्चुअल कॉपी बना देगा। अभी देखते हैं जाके क्या किया इसने भाई, रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, माई एरे, ठीक है, और सेकंड एरे, 2 एरेस बन गई है मेरे पास। अब अगर मैं सेकंड एरे में कोई चेंज करता हूँ, सेकंड एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे मैं अगर चेंज करता हूँ टू 55, ठीक है, तो माई एरे पे अब मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे एरे को स्प्रेड कर लिया है और ये एक बिल्कुल ट्रू कॉपी इस वक्त बन चुकी है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे 2 एरे हैं, एक्स में भी एक एरे मौजूद है मेरे पास, एक्स में भी एक एरे मौजूद है, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर मैं कॉमा लगा के डॉट 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 एक्स कर दूं, तो क्या ये भी इसके अंदर आ जाएगी या नहीं आएगी, जी तकरीबन ऐसा ही है। अभी देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सेकंड एरे, ये देख लें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके पास एक नई एरे बन गई। अब इस वाली एरे का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, यही काम आप ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे कैसे कर सकते हैं, माय ओबीजे इक्वल टू, ठीक है, नेम ओसामा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, डॉट 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 माय ओबीजे, ठीक है, कंट्रोल एस, दैट्स इट। आ जाए जरा
कोड के ऊपर दोबारा चेक करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। ये आपने किया माय ओबीजे, ठीक है, ये मैंने किया सेकंड ओबीजे, और ये मैंने किया सेकंड ओबीजे के अंदर ही सेकंड ओबीजे डॉट एज 85, ठीक है। अगर मैं माय ओबीजे पे जाऊंगा, अब मेरे पास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसने यहाँ पे भी एक ट्रू कॉपी बना दिया है जी। एरे और ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस होते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको? यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जैसे आपने एरे को कॉपी किया था ना, बेसिकली एरे को स्प्रेड किया था, इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को एक नए ऑब्जेक्ट में स्प्रेड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स हमने ओपन किए, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट जो है हमने उसको स्प्रेड कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब एक और मजे की चीज बताता हूं। ये कहता है स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है। स्प्रेड करते हुए मेरे पास एज है यहाँ पे इस वक्त है 28, ठीक है। हैंड रेज किया है, एज है 28, ठीक है। ये मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने ओपन किया ब्लैंक, उसके अंदर मैंने स्प्रेड किया पुराना वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कौन सेकंड ऑब्जेक्ट को असाइन करने देगा? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जब नया फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, वो असाइन करने देगा, लेकिन दोबारा सेकंड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में नया ऑब्जेक्ट आप असाइन करेंगे वो नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस वक्त देखें, मैं जरा म्यूट करूंगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखें, इस वक्त मेरे पास एज मौजूद है 28, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने क्या किया है, इधर देखें, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है नया बनाया, उसमें मैंने पूरा ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करा, तो ऑब्वियसली मेरे पास एज भी आ जाएगी। एग्री करते हैं सब इस चीज से? स्टूडेंट्स आप लोग एग्री करते हैं? आर यू देयर? तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, कि ये जो एज है लिखते हुए ही मैं इस एज को चेंज कर दूं। इज इट पॉसिबल? मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट जब मैं इसमें स्प्रेड करूं, तो स्प्रेड करते हुए एज को मैं चेंज कर दूं। तो एज को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कर दूंगा एज इसकी कर देता हूं 95, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्प्रेड करते हुए ही ये स्प्रेड करेगा और इस एज को देखेगा। तो जब अगर आपने सेम की स्प्रेड करते हुए यहाँ पे लिख दी ना, तो मतलब इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी और ये इसको ज्यादा कंसीडर करेगा। देख लेते हैं कैसा है या नहीं, ठीक है। रिफ्रेश करें। माय ओबीजे में जो एज है मेरे पास 28, ठीक है, और सेकंड ओबीजे में जो मेरे पास एज है वो इस वक्त आएगी 95। बात समझ में आई? Yes, it is a good practice to have to keep your objects in const. That's not a problem, Ahmad. ठीक है सर, यहाँ क्यों क्यों लगाए क्यों नहीं समझा नहीं मैं। अब्दाल शाकिर आपका सवाल, ठीक है। तो कैट भी ऐड न्यू की, डेफिनेटली वी कैन ऐड न्यू की, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करते हुए कॉमा देना जरूरी है, क्योंकि कॉमा से वैल्यूज होती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और डॉट हमने नहीं लगाया, 3 जो डॉट लगाए थे हमने ये वाले 95, ठीक है। अब नहीं, अब इंक्रीमेंट हो गया 105 हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्रेड हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, एज इसमें मौजूद थी, हमने एज लिख दिया था, उसने एज को इस वक्त यह वाली एज कंसीडर करेगा जब हम स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब हम पढ़ चुके हैं और अब हम क्या देखेंगे, अब हम करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग की तरफ। डिस्ट्रक्चरिंग करनी है हमने, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? हमने पढ़ा कॉस्ट। अब्दुल्ला ने हाथ रेस किया भाई, जी अब्दुल्ला। सर एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही है। बताएं क्या घूम रही है? ये जो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, वो हम स्लाइड्स के थ्रू भी बना सकते हैं ना? स्लाइड्स के थ्रू हम एरे एक कॉपी के उस स्पेसिफिक एरे निकाल सकते हैं, लेकिन हम स्लाइस जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते।
नहीं, ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकते, एरे पे कर सकते हैं। एरे पे स्पेसिफिक स्लाइस हिस्सा निकालेगा वो, स्लाइस और स्प्लाइस दो अलग अलग काम करता है, ठीक है, तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेथड्स हैं बहुत सारे, कॉपी और इस तरह के, उससे काम कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक। कैन जावास्क्रिप्ट यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक सी? या डेफिनेटली यू कैन यूज इट, आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा दिल नहीं चाह रहा इसलिए नहीं करेंगे कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक कीवर्ड होता है क्लास का, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रिजर्व कीवर्ड है क्लास, जैसे आप जावा में क्लास बनाते हैं ना, और सी प्लस प्लस में इसमें भी क्लासेस बन जाती है, और इनहेरिटेंस भी हो जाती है, और कंस्ट्रक्टर भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं जरा डिस्ट्रक्चरिंग की तरफ। जी, शुमाइला बहुत अच्छा सवाल किया। स्प्रेड की तरह रेस्ट ऑपरेटर भी होता है। अब रेस्ट ऑपरेटर का काम उल्टा है, वो सारे जितनी भी डेटा है वो अपने पास उठा के रख लेता है एक की के अंदर। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिस्ट्रक्चरिंग का, वो पढ़ लेंगे तो हम रेस्ट हो सकता है कि हम तब पढ़ें जब हम रिएक्ट पढ़ रहे हो। रिएक्ट पढ़ते हुए मैं आप लोगों को प्रॉप्स को रेस्ट करके दिखाऊंगा, उस वक्त बताऊंगा भी रेस्ट नहीं क्या काम कहता है, उस वक्त अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग कंफ्यूज रहेंगे रेस्ट और स्प्रेड के अंदर। लाइब्रेरीज जेएस में इतनी लाइब्रेरीज हैं, आपकी सोच होगी कितनी लाइब्रेरीज देखना चाहते हैं आप, अभी दिखाते हैं आपको। npm जेएस, ये रही भाई इतनी सारी लाइब्रेरीज मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो बना रही हैं और इस्तेमाल कर रही हैं। ये नाम जाना पहचाना, ये नाम जाना पहचाना आपके पास, ये भी जाना पहचाना, ये भी देख लें तो इतनी है, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। टाइम से रिलेटेड लाइब्रेरी आपको एक्सेस करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो ये लाइन से भरी पड़ी है npm जेएस के पास। ख्वाजा तहा, अनम्यूट, सवाल करें, अनम्यूट, और सॉरी आपको दोबारा म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर देता हूँ मैं। जी अनम्यूट जी, ख्वाजा सवाल करें जल्दी से, फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। मैं कह रहा था कि हम स्प्रेड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें खास करके सेटिंग में कॉपी हो रही है पूरी इसी तरह। हाँ, कॉपी हो रही है इसी तरह। इसको कॉपी कहेंगे, इसमें और भी कोई चेक करेंगे? नहीं, इसको हम कहेंगे कि स्प्रेड कर रहा है ये बेसिकली, कि नई कॉपी बना रहा है, ठीक है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट अपेंड होता है, तो इसमें मतलब हम अपेंड भी कर सकते हैं? नहीं, अपेंड नहीं करते, बेसिकली ऑब्जेक्ट जब हम कोई नई वैल्यू ऐड करनी होती है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसकी नई की लिख देते हैं, उसके आगे नई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो नई वैल्यू आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। मुझे भी बहुत स्लो आवाज आ रही थी और बहुत मुश्किल से सुना है मैंने। उनका सवाल था कि एरे के अंदर, सॉरी, ऑब्जेक्ट को अपेंड कैसे करते हैं हम जब बना रहे हैं, कॉपी कहेंगे क्या कहें, सवाल था उनका, ठीक है। तो अब आते हैं डिस्ट्रक्चरिंग की तरफ। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है भाई? एक होता है स्ट्रक्चर, होता है डी स्ट्रक्चर, मतलब यानी कि स्ट्रक्चर को तोड़ना। लफ्जी मायने जरा समझा रहा था मैं आप लोगों को। तो ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की थी ना, ये वेबसाइट थी npm js, जावास्क्रिप्ट के सारे पैकेजेस यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वो है, कुछ भी नहीं है छोड़ दें इस चीज को, नहीं पढ़े इन चीजों में आप लोग अभी। आप लोग सवालात कर लेते हैं, मुझे फिर मजबूरन थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। दो को समझ में आएगा, बाकी सारे कंफ्यूज रहेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपको आप रिएक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। अच्छा, अब हम आते हैं कॉन्स्ट ओबीजे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये नेक्स्ट मिस्टेक करता हूँ, कॉन्स्ट लिखा है, कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू नेम ओसामा, ठीक है, और एज कर देता हूँ मैं, और अब मेरे पास एक मॉडर्न चीज़ है, वो मेरे पास ये है कि चलो लेट्स मेक इट सिंपल, ठीक है। एज के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लगेगा कॉलन, ठीक है।
एज मेरी 115 है, ठीक है, 115। तो जब जब एज का जिक्र होगा 10 का इंक्रीमेंट होगा। तो हम अब तक 10 का इंक्रीमेंट कर चुके हैं बहुत दफा, 55 से हम स्टार्ट हुए थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, आप लेट में भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट में भी कर सकते हैं। हम कॉन्स्ट में इसलिए करते हैं ताकि वो वैल्यूज वो फिक्स रहें, दोबारा चेंज ना हो, ठीक है, रीइनिशियलाइज ना हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्स्ट पे इस जगह पे हम ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस। क्यों ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस? हम कर्ली ब्रेसेस इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस से होता है, इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ पे आप लिख दें ओबीजे, जो ऑब्जेक्ट का नाम है। हमने किससे डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, इस वाले ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अब मुझे सिर्फ इस एज चाहिए, क्या चाहिए, एज। फ्रेंड्स आवाज आ रही है? अब मुझे सिर्फ से इस ऑब्जेक्ट से एज चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंपल एज लिख दूंगा, बस खत्म, दैट्स इट, ठीक है। और इसके अंदर मैं बढ़ा देता हूँ, ये क्या बढ़ाऊं, हॉबीज, ठीक है, फिशिंग, ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या चाहिए, एज चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉक करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो देखें एज उसने मेरी उठा ली, क्लियर है। तो इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर कर दिया। डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए याद रखिएगा कि आपने की का सेम नाम लिखना है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पता है कि ये की मौजूद है, एज के नाम से हमें इसमें डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए ऑब्जेक्ट और उसके बाद की का नाम, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे यहाँ पे, हाँ, ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद है और ये एक अलग से एक ट्रू कॉपी बन गई है। अगर मैं ओबीजे के नाम से, मैं ओबीजे नहीं है, ठीक है, ये ओबीजे इसके अंदर मौजूद है और एज के अंदर एज अ वेरिएबल मेरे पास जो इसकी वैल्यू थी ना, वोट कर आ गई है। तो इसका मतलब ये कि एक नया वेरिएबल बन चुका है, कॉन्स्ट का एक नया वेरिएबल, या आप लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्ट का एक नया वेरिएबल बन चुका है, इसके अंदर एज मौजूद है। अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं, ऑब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और एट द सेम टाइम मैंने डिस्ट्रक्चरिंग भी कर लिया, कॉमा लगा के मुझे दूसरी डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अच्छा, इसमें ना सीक्वेंस मैटर नहीं करता। पहली बात यह है कि इसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप अब मैं देता हूं नेम भी डिस्ट्रक्चर कर दो भाई मुझे, एज कॉमा नेम। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखें एज भी ले ली उसने, मेरा नेम भी दे दिया। ये डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं XYZ लिख दूं और यहाँ पे मैं XYZ करूं, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। और इसमें जवाब दें, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी मेरे पास, अनडिफाइंड क्यों आएगी? चलें रिफ्रेश करते हैं, अनडिफाइंड आएगी। याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट से कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती उस ऑब्जेक्ट में, तो आपके पास आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा आपके पास, अनडिफाइंड। मैं दोबारा समझा देता हूँ, XYZ नाम की कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती इस ऑब्जेक्ट के अंदर, माय ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती और आप यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करते हुए लिख देंगे, तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास अनडिफाइंड आएगा। इट इज सेम एज अगर मैं obj डॉट XYZ कर दूं तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, समझ में आ गई। रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, डीस्ट्रक्चरिंग, मैंने स्पेलिंग दे दी, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग क्या काम करती है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपने कीज को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए आपके पास ES के अंदर जो एडवांस ES है आपके पास, उसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है, फंक्शनैलिटी मौजूद है कि आप ऑब्जेक्ट में से जो की एक्सेस करना चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। और जो जब आप उस की का नाम लिखेंगे तो उस की के अगेंस्ट में जो आपकी वैल्यू होगी वो इसने दिया गया। बेसिकली इसने एक नया वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, और इस वेरिएबल के अंदर से एज को एक्सेस किया
और एज की जो वैल्यू थी इसके अंदर सेव करा दी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आप में से ऐसे कितने लोगों को पता है एरे की जावास्क्रिप्ट एरे की डिस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? जी, आप में से कौन बता सकता है? एरे की डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, अभी बताते हैं। एरे की डिस्ट्रक्शन करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ।